हेलो स्टूडेंट्स, जेई एडवांस 2026 हो चुका है। रिसेंटली हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें जेई एडवांस्ड 2026 के दोनों पेपर्स की कंप्लीट एनालिसिस हमने शेयर करी थी। उसमें ब्रांच वाइज एनालिसिस, चैप्टर वाइज एनालिसिस, क्लास वाइज एनालिसिस एंड डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस हमने आपको शेयर किया था एंड उसका कंपैरिजन किया था विद द जेई एडवांस 2025 पेपर। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो यू कैन सी, वो अपलोडेड है ऑलरेडी। In this video, we are going to solve the JEE Advanced 2026 paper 1 and physics paper. And let's start with the paper 1, question number 1. So question number 1 में ये जो question है ये रोटेशन टॉपिक से आया हुआ है। इसमें दे रखा है कि ये एक बड़ी डिस्क है और उसके ऊपर ये दो स्मॉलर डिस्क जिनका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R by 50, वो इसके ऊपर विदाउट स्लिपिंग जो है वो रोल कर रहे हैं। दे आर मेड टू रोल विदाउट स्लिपिंग, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कॉन्टैक्ट पॉइंट पर स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। और पूछा है कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू ओमेगा से अगर घूम रहे हैं तो द टाइम टाउ एट विच द स्मॉलर डिस्क आर अगेन इन कॉन्टैक्ट। तो ये स्टार्ट करते हैं एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में और घूम कर जब आएंगे तो दोबारा कॉन्टैक्ट में कब आएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनका अपने को ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ तो अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है वो स्लिप नहीं हो रहा है और बड़ी वाली डिस्क जो है वो स्टेशनरी है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को मैं v1 बोल देता हूँ और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को v2 बोल देता हूँ। ये v1 v2 की वैल्यू निकल सकती है अगर हम लिख लें v1 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर विच इज ओमेगा इंटू आर बाय 50, स्मॉल आर की वैल्यू जो दे रखी थी, एंड सिमिलरली v2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा इंटू आर विच इज ओमेगा आर बाय 25। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए 25। ये दोनों की स्पीड आ गई। अब ये जब घूमेंगे तो यहाँ से इसकी स्पीड कम है v1 की और v2 की ज़्यादा है, तो अंदाजन अगर अपन बनाएं तो कुछ इस तरह से मोशन होगा। वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। बट अपने को ये समझना है कि दोनों के जो सेंटर ऑफ मास है वो जो एंगल रोटेट करेंगे दैट विल नॉट बी कंप्लीट 2 पाई से कम होगा। और ये वाला डेल्टा थीटा जो यहाँ पर बन रहा है, फाइनली जब ये वापस से एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तब भी इनके सेंटर्स के बीच में जो गैप होगा वो डेल्टा थीटा ही होगा। तो मेन अप्रोच जो अपने को लगानी थी वो ये थी कि वो जो टाइम निकालना है दोबारा कांटेक्ट में आने का, उसके लिए 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा, दिस इज द एंगल दैट हैज टू बी रोटेटेड टुगेदर, दोनों को मिला के जो करना है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, अगर मैं इसको यहां पे लिखूं कि इसके सेंटर ऑफ मास की, नॉट दिस एंगुलर वेलोसिटी, जो इसके स्पिन होने की एंगुलर वेलोसिटी, बड़ी वाली डिस्क के सेंटर के रिस्पेक्ट में छोटी वाली डिस्क का सेंटर जो घूम रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा COM ऑफ 1 into time tau, that is the angle rotated by first, ये जो छोटी वाली डिस्क है पहली वाली, उसके सेंटर ऑफ मास ने जो एंगल रोटेट किया, ये ऐसे ही यहां पर ओमेगा COM 2 into टाउ, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा। ये एंगल है ये वाला, तो ये जो दोनों ने एंगल जो रोटेट किया होगा उसका सम इसके बराबर होना चाहिए। फॉर दैट वी नीड सेंटर ऑफ मास की एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर, वो निकाल लेते हैं अपन। ओमेगा COM 1 दैट विल बी v1 अपॉन सेंटर मास की स्पीड तो ठीक है, बट वो सर्कुलर पाथ जिसमें घूम रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस ये है विच इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू वो लिखी हुई है, तो यहाँ पर आएगा अपने पास कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो यहां से आ जाएगा ओमेगा R बाय 50 डिवाइडेड बाय R प्लस R बाय 50, 51 R बाय 50। तो ये 50 अपन कैंसिल कर देंगे, ये R कैंसिल कर देंगे और अपने पास आ जाएगा ओमेगा बाय 51। ऐसे ही ओमेगा ऑफ COM ऑफ 2 निकालेंगे अपन, तो उसमें v2 अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r आएगा विच विल कम आउट टू बी, बस इसमें v2 अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल करेंगे तो 2 के फैक्टर का ही फर्क है बस। तो ये अगर ओमेगा बाय 51 आया था तो ये 2 ओमेगा
बाय 51 आएगा। ये दोनों में इतना सा डिफरेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, ओमेगा ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 1 आ गया अपने पास, ओमेगा बाय 51, तो हमने लिखा ओमेगा बाय 51, टाउ कॉमन आ जाएगा, फिर 2 ओमेगा बाय 51 मल्टीप्लाइड बाय टाउ, दिस इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा। वो डेल्टा थीटा निकालना है। अब हम लोग यहाँ पर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और हम लोग ये मानेंगे कि एंगल इज वेरी स्मॉल बिकॉज स्मॉल आर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल आर, आर बाय 50। तो ये जो है यहाँ से इसके सेंटर से इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 2 इंटू स्मॉल आर के बराबर है। 2 इंटू स्मॉल आर का मतलब है कि आर बाय 25। तो मैं एक सेपरेट कैलकुलेशन यहाँ करके रख लेता हूँ कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर बाय 25 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जो कि हमने यहाँ पे भी यूज किया था, तो 51 आर बाय 50। तो यहाँ से 25 से ये 2 टाइम्स, ये आ जाता है 2 बाय 51, और यहाँ पर हमको 2 डेल्टा थीटा लिखना है, तो अपन यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 51 कर देंगे। ये जो क्वांटिटी है ये बन जाएगी 3 ओमेगा बाय 51, और अपने पास जो टाइम की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगी 2 पाई माइनस 4 अपॉन 51, दिस इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 4 अपॉन 51 डिवाइडेड बाय 3 ओमेगा बाय 51। ये अपने पास आंसर आ जाता है। ओके, दिस इज 5, इसको आप ठीक से रीड कर लेना। तो देखो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 51 डिवाइडेड बाय 3 ओमेगा है एंड 2 पाई माइनस 4 बाय 51 है। नीचे जो 3 ओमेगा है वो दो ही ऑप्शन में है, बी और सी में, और बी ऑप्शन में यहाँ पर 2 बाय 51 है जबकि 4 बाय 51 आएगा, क्योंकि डेल्टा थीटा यहाँ पर भी छूटेगा और यहाँ पर भी छूटेगा। दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज सी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो EMI चैप्टर से आया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक सर्किट है, कैपेसिटर सोर्स लगा हुआ है, एक इंडक्टर कॉइल लगी हुई है, और उस इंडक्टर कॉइल के अंदर ये जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है दिस इज अनदर इंडक्टर कॉइल। लेकिन वो जो अंदर वाली इंडक्टर कॉइल है इट इज शॉर्ट सर्किटेड, खुद ही से कनेक्टेड है ये पूरी, ठीक है। इट इज नॉट कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल सर्किट इन एनी वे, बट वो उसके अंदर कनेक्टेड है, उसके अंदर रखी हुई है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स जो है वो लिंक्ड होगा। एंड पूछा क्या हमसे, नेग्लेक्टिंग एज इफेक्ट्स एंड ऑल द ओमिक रेजिस्टेंसेस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट तो होगी, अपने को मालूम है कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। अब वो 1 अपॉन अंडर रूट LC में ये जो बड़ी वाली कॉइल है और ये कैपेसिटेंस तो दे रखा है, इस बड़ी वाली कॉइल का इफेक्टिव इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो निकालना होगा, बट उसमें ये छोटी वाली कॉइल जो अंदर बैठी है उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी इफेक्ट आएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अपन अगर बात करें कि एरिया एंड ये जो लेंथ दे रखी है उसका यूज करके अगर मैं बड़ी वाली कॉइल को बोल देता हूं 1 और छोटी वाली जो कॉइल है उसको बोल देता हूं 2, तो मैं बड़ी वाली कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस निकालूं अगर, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस या तो आपको याद होगा, या फिर अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अपन इसमें से करंट फ्लो करवाएं तो वो होगी म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है N फॉर द कॉइल, ये जो बड़ी वाली कॉइल है, तो म्यू नॉट NI, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, मल्टीप्लाइड बाय अगर S कर दूं एरिया, तो एक लूप में से फ्लक्स आ गया। अब ऐसे टोटल लूप्स कितने होंगे, N इंटू D, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। एक टर्न में तो इतना, में से इतना फ्लक्स था तो टोटल इतना हो गया। तो ये जो हमने लिखा दिस इज फ्लक्स थ्रू 1, जिसमें करंट भी हमने 1 में से ही फ्लो करवाया, तो हमने इसको क्या लिखा, म्यू नॉट N स्क्वायर S इंटू D मल्टीप्लाइड बाय I1। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ बिगर कॉइल, जो फर्स्ट वाली कॉइल है, म्यू नॉट N स्क्वायर S इंटू D। इसको अपन सेपरेटली यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यूज करेंगे अपन कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू नॉट N स्क्वायर S इंटू D, इसको अपन बोल देते हैं L।
ऐसे ही वो जो छोटी वाली कॉइल है उसके लिए अगर लिखें अपन तो फ्लक्स लिखते हैं, अगर सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं अभी कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, ठीक है, तो वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा सिमिलरली अगर उसमें करंट फ्लो करवाया होता तो अपने पास आता म्यू नॉट, उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो दे रखे हैं 2n, तो म्यू नॉट 2n मैंने ऐसे लिख दिया इनटू I2, इसका जो एरिया है दैट इज S/2, और फिर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिखने जाएंगे तो अपन 2n इनटू उसकी लेंथ भी कम है D/2 ये आएगा। तो यहां से देखो ये जो 2 है और ये जो 2 है ये इन दोनों से कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास आ रहा है म्यू नॉट n² S इंटू डी और I2। एग्जैक्टली सेम अपने पास आ रही है इसकी भी सेल्फ इंडक्टेंस, ये जो L2 है दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी सेम, ये सेम आ गया, ठीक है। अब ये दोनों की सेल्फ इंडक्टेंस तो निकल गई, अब इसमें से तो कोई करंट फ्लो होना नहीं, एक्चुअली सर्किट तो आउटर वाले पे कनेक्टेड है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम फ्लक्स 2 में से लिखेंगे और करंट 1 में से फ्लो करवाएंगे, तो फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल म्यू नॉट n I1, ये तो हो गया आउटर वाला जो अपना बड़ा वाला जो कॉइल है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय S/2, इस अंदर वाले सेकेंड कॉइल का जो अपने पास एक टर्न का जो एरिया है मल्टीप्लाइड बाय 2n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ D/2 है, ये अपने पास आएगा। तो इसको अगर अपन रीअरेंज करें, यहां से एक 2 कैंसिल कर दिया, म्यू नॉट n² S इंटू D/2 मल्टीप्लाइड बाय I1, ये जो टर्म लिखा हुआ है ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी उसकी हाफ आई है, करेक्ट। तो दिस जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये L है एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2m, इसका डबल है वो, ठीक है। वो अपने पास एक और इंफॉर्मेशन आ गई। अब हमको क्या करना है, हमको ये जो कॉइल मेन सर्किट आउटर सर्किट में जो कनेक्टेड है बड़ी वाली फर्स्ट कॉइल, उसका इफेक्टिव इंडक्टेंस चाहिए, है ना। तो मैंने बोला उसका इफेक्टिव इंडक्टेंस निकालने के लिए यहां कैलकुलेशन करते हैं L इफेक्टिव फॉर 1, तो उसके लिए लिखा हमने L खुद का उसका सेल्फ इंडक्टेंस, इसमें जो इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस तो अभी लिखेंगे अपन, व्हाट वी आर राइटिंग राइट नाउ इज उसमें जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस को दोनों को मिलाकर, तो L di1/dt प्लस M di2/dt, इस M की जगह तो हम लिख लेंगे L/2, लेकिन di2/dt और di1/dt के बीच में भी अपने को रिलेशन चाहिए कि वो क्या रिलेशन होगा। वो रिलेशन निकालने के लिए वी विल यूज अनदर इंफॉर्मेशन कि क्वेश्चन में जो लिखा है ना कि अनदर कॉइल केप्ट इनसाइड द लार्जर, द एंड्स ऑफ द स्मॉलर कॉइल आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय एन इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर है जो कि मेन सर्किट से इंसुलेटेड है, ये एक दूसरे से ही कनेक्ट हो गए। इसका मतलब है कि वो जो अंदर वाली कॉइल है उसमें जो टोटल ईएमएफ जनरेट हो रहा है नेट ईएमएफ दैट शुड बी 0, क्योंकि इट इज उसके दो एंड्स आपस में कनेक्ट कर दिए, शॉर्ट सर्किटेड एक तरह से। तो मैंने बोला कि ये वाला जो मैंने E लिखा हुआ है दैट इज फॉर E1, लेकिन सेम कैलकुलेशन अगर मैं E2 के लिए करूं तो मेरे पास आएगा L2 di2/dt और M di1/dt, ये टोटल उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ठीक है। आप चाहो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जैसे आप -L/di/dt लिखते हो तो माइनस इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, मैं तो उसका माइनस साइन हटा के उसका ईएमएफ की टोटल वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो ईएमएफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ ये 0 करना होगा बिकॉज इट इज शॉर्ट सर्किटेड, उसके दोनों एंड्स आपस में कनेक्टेड है। यहां पर अगर मैं पुट कर दूं कि M की वैल्यू जो है वो L/2 है, तो देखो यहां पर L और ये वैल्यू L है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस तो दोनों का सेम ही था, तो L L कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 1/2 बच जाएगा, करेक्ट।
यहां 1/2 आ जाएगा, तो इसका मतलब मेरे पास ये रिलेशन आ जाएगा कि di2 बाई dt, ये वाला टर्म इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 di1 बाई dt। ये टर्म उस तरफ ले गया मैं। अब ये रिलेशन चाहिए था मुझे यहां पर, तो मैंने यहां पर क्या किया, इसकी जगह di2 बाई dt की जगह माइनस ऑफ 1/2 di1 बाई dt पुट कर दिया। इससे देखो क्या हुआ, di1 बाई dt तो कॉमन आ रहा है, यहां पर l/4 है और यहां l है, तो l माइनस l/4 3l/4 di बाई dt आ जाता। अब अगर उसमें EMF 3l/4 di1 बाई dt के बराबर है, तो दिस इज बेसिकली इफेक्टिव इंडक्टेंस इन द सर्किट, जो बाहर वाला सर्किट है फर्स्ट कॉइल की इफेक्टिव इंडक्टेंस। और अब हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं 1/√L इफेक्टिव इंटू C। तो यहां से आ जाएगा वो 3/4, L यहां रखेंगे और ये तो 2/√3LC। तो अपने पास C ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है कि एक सॉलिड सिलेंडर रेडियस R रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करता हुआ यहां जाता है और वहां उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो दे रखी है √GR/3, और फिर इस एज के अबाउट रोटेट करके यहां से गिरता है। तो उसमें लिखा है कि एट द मोमेंट व्हेन द सिलेंडर लूजेस कॉन्टैक्ट, ये यहां पर आएगा, अज्यूम किया गया है कि जब यहां पर आएगा तो इस कॉर्नर के वाले पॉइंट पर, इस एज पर स्लिप नहीं होगा, यानी कि इस एज के अबाउट प्योर रोटेशन करते हुए थोड़ी देर तक तो प्योर रोटेशन करेगा और फिर इस एज से कांटेक्ट छोड़ेगा। तो जब वो ये लिखा है कि लूजेस कांटेक्ट विद द सरफेस ड्यू टू रोटेशन अराउंड द कॉर्नर, द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास विल बी, ये पूछा है। और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा था, और ये भी लिख रखा है कि कांटेक्ट विद द सरफेस जब लूज करेगा ड्यू टू रोटेशन अराउंड द कॉर्नर, इस कॉर्नर के अराउंड जो रोटेशन होगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर अपने को सरफेस हो चाहे एज हो, अपने को इसमें स्लिपिंग नहीं माननी है कि ये सिलेंडर स्लिप हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन यहां पहुंचाते हैं इसको, ये हो गया, और फिर यहां पर तो स्पीड v0 है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करता हुआ आया था तो इसकी एंगुलर स्पीड भी रही होगी v0/r। यहां पर भी वही एंगुलर स्पीड होगी एज के अबाउट रोटेट होने से जस्ट पहले। यहां पर उसकी स्पीड, क्योंकि इस एज के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो स्पीड हो जाएगी v। सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे आ गया है, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की हाइट है r, और यहाँ पर अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊं और मैं ये बोलूं कि इसका रोटेशन जो हुआ है इस वर्टिकल सेंटर ऑफ मास की एज के ऊपर वाली पोजीशन से कितना एंगल घुमा है ये, वो अगर थीटा है, तो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है ये, दैट इज राइट नाउ r cos थीटा। तो पहले r थी, अब r cos थीटा, तो सेंटर ऑफ मास की हाइट कम हुई है, ठीक है, ग्रेविटी का वर्क डन हुआ है या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी। और अभी तक भी स्लिपिंग नहीं हुई है, तो उस इंस्टेंट पर भी जो ओमेगा है वो v/r के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये तो सिचुएशन हो गई। अब इस इंस्टेंट पर अगर हम लोग बात करें कि जब ये कांटेक्ट, ये वो इंस्टेंट बनाया है हमने, एक एस्टिमेट लगाया कि थीटा इज दैट एंगल जब ये सॉलिड सिलेंडर कांटेक्ट छोड़ता है, ठीक है, इस सरफेस से, तो वो अपने को फाइंड करना है। तो इसमें FBD बनाया अगर अपन, तो यहां से बनेगा नॉर्मल और यहां पर बनेगा mg, और ये एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास नोटिस करो, इस कॉर्नर के अबाउट सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, ठीक है। और जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सेंटर ऑफ मास पर अगर अपन न्यूटन्स लॉ लगाएं तो रेडियल डायरेक्शन में अपन बोलेंगे कि mg cos थीटा है और इधर नॉर्मल है mg sin थीटा, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। तो इस डायरेक्शन में तो mg sin थीटा एंड इस डायरेक्शन में mg cos थीटा जाएगा।
ठीक है। तो वो mg cos थीटा और नॉर्मल मिल के सेंटर ऑफ मास को सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर हम वो इक्वेशन लिखें इन रेडियल डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास के सर्कुलर पाथ के लिए, तो हमारे पास आएगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सर्कुलर पाथ का, सेंटर ऑफ मास के सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो सिलेंडर के रेडियस के बराबर ही होगा। लेकिन ये तो वो इंस्टेंट है जब ये कांटेक्ट छोड़ता है, तो नॉर्मल विल बी 0। इस इक्वेशन से अपन ये बोल सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू मास कैंसिल करके v स्क्वायर बाय जी आर आ जाती है। cos थीटा इज इक्वल टू मास कैंसिल करके v स्क्वायर बाय जी आर। नाउ थीटा भी अननोन है और स्पीड भी अननोन है, हमें तो स्पीड निकालनी है, थीटा हटाना है। तो हम इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में सेंटर मास थोड़ा सा नीचे है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई वर्क तो है नहीं। या फिर अपन वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। वी कैन से कि दूसरी इक्वेशन जो लगा रहा हूँ दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी, और किसी फोर्स का तो वर्क हो नहीं रहा, तो लेट्स स्किप दिस। वर्क डन बाय ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा mgr 1 माइनस कॉस थीटा, r माइनस आर कॉस थीटा नीचे आया है, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में अपन हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखेंगे। हम इस मोशन के दौरान यहां से यहां के लिए, यहां तो रोलिंग मोशन करता हुआ आया, लेकिन यहां से यहां के लिए तो उस कॉर्नर जो है एज, उसके अबाउट प्योर रोटेशन ही तो किया है, वहां पे स्लिप थोड़ी हुआ है। तो हम इस एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कंसीडर करते हुए उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। सॉलिड सिलेंडर के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 3 mr स्क्वायर बाई 2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख रहे हैं, तो हमें वो ओमेगा नहीं स्पीड पूछी है ना, तो यहां पर v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, दिस वाज v नॉट बाय आर, जो कि यहां लिखा था, तो यहां पर आ जाएगा v नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां से ये आर स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, ये कॉस थीटा को हटाना है अपने को, m भी हटा लेते हैं इधर, तो हमारे पास आ जाता है जी आर माइनस जी आर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो लिख देते हैं v स्क्वायर बाय जी आर, एंड दिस इज इक्वल टू 3/4 ये वाला टर्म, और यहाँ पर v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। अब अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर ये जी आर तो कैंसिल हो रहा है, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड इसके लिए यहीं पे लिखता हूं मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 4gr माइनस 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 3v स्क्वायर माइनस 3v नॉट स्क्वायर। तो ये वाला टर्म जो है अपने पास v नॉट स्क्वायर की वैल्यू जो दे रखी है √gr/3, वो रख देता हूं मैं। v नॉट स्क्वायर की जगह gr/3 रखा अपन ने, gr/3 कैंसल आउट, तो ये gr इधर आके 5gr बन जाएगा और इधर 7v स्क्वायर हो जाएगा, तो अपने पास v की वैल्यू आ जाती है 5gr/7। तो ये फाइनल आंसर आ जाता है विच इज गिवन इन बी ऑप्शन। तो ये रोटेशन के रोलिंग मोशन वाले कॉन्सेप्ट पे था, जिसमें यहां पर अपने को वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट सेक्शन, सिंगल करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस का। इसमें दे रखा है कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस, अगर अपन लिखें इसमें डायग्राम बना लें, जिसका खुद का ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, उसको हमने एक दूसरे लिक्विड में डुबाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम का ये हो गया। तो करेक्ट प्लॉट ऑफ द वेरिएशन ऑफ पावर ऑफ दिस लेंस वर्सेस एनएल। तो इसकी फोकल लेंथ लिखनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला है जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, पावर इज इक्वल टू
1.5 अपॉन NL माइनस 1 अपॉन 0.2 माइनस 1 अपॉन 0.2। ये माइनस क्यों आया? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लाइट कहीं से भी आए, एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आएगा और दूसरे का नेगेटिव आएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 अपॉन 0.2 बनेगा, ओके, विच विल बी 10, और फिर 10 इस नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर कम्स आउट टू बी 15 अपॉन NL माइनस 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका जो ग्राफ है दैट इज ए ऑप्शन। तो ये एक्चुअली काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। सिंगल करेक्ट के जो 4 क्वेश्चन थे उसमें से सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था। ये आ जाता है अपना आंसर फॉर द 4th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक हाइड्रोजन एटम है जिसकी वेलोसिटी v, रेडियस r और काइनेटिक एनर्जी k है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ठीक। द इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम nth ऑर्बिट एमिटिंग रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द लाइमन सीरीज। इसका मतलब n से n = 1 में जो ट्रांजिशन है वो है, ठीक। प्लैंक कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है उनको यूज करना है, ठीक। हमसे क्या क्या पूछा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड एंड चेंज इन टोटल एनर्जी, ठीक। तो अगर इसके ऊपर बोर मॉडल जो है वो एप्लीकेबल है तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इतना सेंट्रीपिटल फोर्स ये कहां से अवेलेबल होगा? ये अवेलेबल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक। दूसरा, बोर मॉडल के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो हम लिख सकते हैं mvr = nh/2π, ठीक। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो अपने पास r जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी ε0 n² h² डिवाइडेड बाई πm/e²। साथ ही साथ जो v है उसकी वैल्यू बता सकते हैं हम लोग e²/2 ε0 nh। इसी तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², तो v की वैल्यू पुट कर देते हैं m e⁴ डिवाइडेड बाई 8 ε0² n² h²। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें r के टर्म में लिखनी हो, ठीक, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं e² डिवाइडेड बाई 8 πε0 r। और यहीं पे अगर काइनेटिक एनर्जी मुझे जो है वो v और r दोनों के टर्म में लिखनी हो तो हम बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू nhv डिवाइडेड बाई 4 πr, ठीक। साथ ही साथ जो टोटल एनर्जी है वो हम बता सकते हैं -k, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो v/r और 1/r की टर्म जो है उसमें लिखने का हमारा जो पर्पस है वो ये है, क्योंकि हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये ऑप्शन देख के हम बता सकते हैं v/r चाहिए होगा हमें, ठीक। तो अब आ जाते हैं हम लोग बारी बारी से सारे ऑप्शंस को चेक करने के लिए। फर्स्ट में देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, हमारे पास एक्सप्रेशन है NHV/4πr, तो डेल्टा K चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ठीक, अपने को केवल मॉडुलस बताना है तो किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डेल्टा K विल बी इक्वल टू h/4π, ठीक, V1/R1 माइनस NVN/Rn। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन बी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक। हमें पता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो होती है h/2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो हो जाएगा h डिवाइडेड बाई 2m 1/√k1 माइनस 1/√m
के एन। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है उसमें कुछ डिफरेंट गिवन है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू देखो इस तरह से गिवन है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ई, जो एनर्जी का डिफरेंस है वही रेडिएशन की फॉर्म में एमिट होगा, इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू डेल्टा के लिखो चाहे डेल्टा ई, क्योंकि के और ई मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। ठीक, तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था है ना, जो ऑप्शन था उसमें आर की फॉर्म में था, तो हम लोग भी जो डेल्टा के है वो आर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखो लिखा हुआ है ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन Rn। लास्ट में कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी। ठीक, अच्छा हमने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम है। ठीक, लेकिन ऑप्शंस में अगर देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज इस तरह से है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी इस तरह से है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट था, तो डेफिनेटली डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक, डेल्टा के बराबर हो गया और डेल्टा के ये वैल्यू है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ऑप्शन करेक्ट हुए, ए एंड सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पार्टिकल इज थ्रोन विद स्पीड v फ्रॉम ए पॉइंट O एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल सच दैट इट पासेस पॉइंट P। पॉइंट P का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 गिवन है, वर्टिकल हाइट जो है वो 1 मीटर गिवन है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि इस तरह से कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और पार्टिकल जो है वो पॉइंट P को क्रॉस करने वाला है। ठीक, जो गिवन ऑप्शन है उनमें देखो डिफरेंट किस तरह से गिवन है कि थीटा की वैल्यू 45 है तो v कितना होगा, थीटा 45 है तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पहले अचीव हुई या बाद में, थीटा 30 और थीटा के डिफरेंट वैल्यूज का यहाँ पे डिस्कशन है। ठीक, तो अगर हम बात करें इसमें, यहां से प्रोजेक्ट किया पार्टिकल, इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये 5 है ये 1 है, अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूं ऐसे x y, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,1। ठीक, और मान लो हमने v स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, एंगल जो है वो थीटा है। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए वो होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग रेंज के टर्म में, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, यहां पे जो r है वो होता है रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक, तो अब बारी बारी से हम लोग ऑप्शंस देखते जाते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है थीटा की वैल्यू 45 है तो v इतना है, अभी चेक करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू 45 पुट कर देते हैं, इसमें थीटा की वैल्यू 45। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि 5,1 जो है वो पॉइंट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पार्टिकल जो है वो अपने मोशन में 5,1 को क्रॉस करने वाला है। ठीक, तो y की वैल्यू 1, 1045 1 हो गया, माइनस जी एक्स स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से देखो हमारे पास v इज इक्वल टू 5√g/2 आ गया। ठीक, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन ए जो है उसमें
वेलोसिटी जो है उसकी यही वैल्यू गिवन है। ऑप्शन टू कह रहा है थीटा इज इक्वल टू 45 द पार्टिकल रीचेज मैक्सिमम हाइट बिफोर पॉइंट पी। ठीक, तो चेक करते हैं ऑप्शन 2। ठीक, ऑप्शन 2 जो है उसके लिए हम लोग रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो रेंज जो है ना, क्योंकि थीटा 45 है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं v²/g, ये आएगी 6.25 मीटर। ठीक, अब देखो पार्टिकल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे परफॉर्म करता है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस गिवन आ गया हमारे पास 6.25, तो जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है वो इसका हाफ हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं 3.125। इसका मतलब है पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर पहुंचेगा जब उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 3.125 मीटर है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि ये डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल मैक्सिमम हाइट जो है, ठीक, वो पॉइंट पी से पहले ही पहुंच गया है। बिफोर पॉइंट पी। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी, इफ थीटा इक्वल टू 30 द पार्टिकल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी। ऑप्शन सी, थीटा जो है उसकी वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक, तो हम लोग रेंज वाला जो फॉर्मूला है, ट्रेजेक्ट्री है, उसी में यूज कर लेते हैं इसको। y1 इज इक्वल टू 5 1/√3 tan 30। यहां से देखो r की वैल्यू नियरली 7.7 मीटर। अगर रेंज की वैल्यू 7.7 मीटर है, ठीक, तो वापस से जैसे पिछले ऑप्शन में था हम बोल सकते हैं मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट जो है वो 7.7 डिवाइडेड बाई 2, उसके हाफ वहीं पे आ जाएगा, तो ये तो 5 मीटर से कम हुआ। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। पार्टिकल जो है वो पॉइंट पी से पहले ही अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है। डी ऑप्शन में कहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/5। ठीक, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हम लोग देख के बता सकते हैं, ये हाइट 1 है, ये 5 है, ये थीटा है। इसका मतलब पार्टिकल जो है उसे डायरेक्टली पॉइंट पी की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/5। तो ग्रेविटी की वजह से हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल हमेशा जो है वो पॉइंट पी के नीचे से निकल जाएगा। ठीक, इसका मतलब पार्टिकल जो है वो पॉइंट पी पर पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हम थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/5 पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें और पार्टिकल जो है वो पॉइंट पी को क्रॉस कर जाए। अगर इसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से सॉल्व भी करें, ठीक है, तो जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है ना, वो रियल नहीं आएगी, या तो इनफाइनाइट बोल सकते हैं या फिर रियल नहीं आएगी। ठीक, सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। अब देखते हैं हम, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। A quasi-static cycle of monoatomic ideal gas contains an isothermal process। एक आइसोथर्मल प्रोसेस है AB फॉलोड बाय एन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये वाला प्रोसेस तो है आइसोथर्मल, फिर आइसोकोरिक, ठीक, और फिर फाइनली ये जो है वो एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, हाँ, इफ द साइकिल हैज हीट इनपुट, इसका मतलब जहां जहां पॉजिटिव हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको तो हीट इनपुट बोल रहे हैं, एंड आउटपुट Q आउट, इसका मतलब हीट लॉस हो रहा है सिस्टम के लिए, देन द एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज एटा इज इक्वल टू Q इनपुट माइनस Q आउटपुट डिवाइडेड बाय Q इन। तो यहां पे देखो, है ना, एफिशिएंसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस Q आउट डिवाइडेड बाय Q इन। ध्यान रखना है एफिशिएंसी में ये वैल्यूज पुट करते टाइम Q इन की वैल्यू पॉजिटिव पुट करनी है और Q आउट की वैल्यू जो है ना, जो नेगेटिव वाला Q आउट है जिसमें हीट लॉस हो रहा है, लेकिन हमें केवल उसका मैग्नीट्यूड पुट करना है क्योंकि माइनस साइन पहले से बाहर लगा रखा है हमने। ठीक, अगर हम गलती से Q आउट को माइनस पुट कर दें तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, एफिशिएंसी विल बिकम मोर देन 1। ठीक है, तो हमें यहां पे दोनों का केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक, अच्छी बात यह है कि ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में, है ना, हीट एक्सचेंज हमेशा 0 होता है। ठीक, ln2 की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है।
ठीक, और क्या क्या बताया हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, इफ V2 by V1 मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इज 8, देन हीट रिलीज्ड इन प्रोसेस BC इज स्मॉलर देन द हीट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस AB। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग AB प्रोसेस, ए ऑप्शन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये साइक्लिक प्रोसेस है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस वर्क इज इक्वल टू डेल्टा क्यू नेट, और क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस जो है वो क्लॉकवाइज है तो हम बोल सकते हैं कि वर्क नेट पॉजिटिव, डेल्टा क्यू नेट भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। ठीक, पॉजिटिव का मतलब है कि क्यू AB प्लस क्यू BC प्लस क्यू CA, इन तीनों का सम जो है वो पॉजिटिव आएगा। QCA हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, 0 है क्योंकि ये वाला प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है। अच्छा, QAB ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है उसमें हीट एब्जॉर्ब्ड पॉजिटिव। ठीक, QAB प्लस QBC इज ग्रेटर देन 0। ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है। ठीक, और इन दोनों का सम पॉजिटिव है तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव वाली क्वांटिटी से ज्यादा है। तो यही बताया हमें, द हीट रिलीज्ड इन द प्रोसेस इज स्मॉल देन हीट एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस AB। तो हम बोल सकते हैं QAB इज मोर देन QBC। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ऑप्शन बी, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ V2 by V1 ईटा डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक, इसको चेक करते हैं। एफिशिएंसी बी ऑप्शन हम लोग चेक कर रहे हैं अभी। 1 माइनस देखो जैसा कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, AB प्रोसेस में तो हीट इनपुट होगा और BC प्रोसेस जो है उसमें हीट लॉस होगा या हीट आउट होगा, और CA प्रोसेस में कोई भी हीट नहीं है। तो एफिशिएंसी को हम लोग अब ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू आउट। आउट वाला जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम लोग लिख सकते हैं NCV। क्यू इन, इनपुट वाला जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग लिख सकते हैं NRT। अब यहां पे TA लिखो चाहे TB, क्योंकि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक ही बात है। ln V2 by V1। CV मोनोटोमिक गैस के लिए 3/2R। ठीक, यहां से TB जो है वो हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस TC अपॉन TB डिवाइडेड बाई NR ln V2 by V1। ठीक, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 1 माइनस, इसको देखते हैं अभी ना, ln V2 by V1। ठीक, अब देखो है ना, हमें TC अपॉन TB जो है उसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक, हाँ, TC अपॉन TB। ठीक, जो B का टेम्परेचर है वही A का टेम्परेचर है। ठीक, तो TB की जगह मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूं TA, और AC या CA प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन होती है TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं TC V2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TA V1 की पावर गामा माइनस 1। यहां से देखो TC अपॉन TA इज इक्वल टू गामा माइनस 1। मोनोटोमिक के लिए गामा जो है उसकी वैल्यू होती है 5/3।
तो हम बता सकते हैं TC/TA इज इक्वल टू V1/V2 इसकी पावर 2/3। ठीक, तो यहां पे हम लिख देते हैं TC/TA V1/V2 की पावर 2/3। तो इस एक्सप्रेशन से ये क्लियर है कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ V2/V1 है ना, जो एफिशिएंसी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। ठीक, तो बी ऑप्शन जो है वो भी हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक, सी ऑप्शन, इफ V2/V1 इज इक्वल टू 8 देन द टेम्परेचर ऑफ गैस एट A इज 4 टाइम्स। ठीक है, ए पे जो है वो टेम्परेचर 4 टाइम्स है ऑफ द गैस एट C। ठीक, ए पे टेम्परेचर C के मुकाबले ना 4 टाइम्स है। तो यहां पे देखो एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन TC/TA इज इक्वल टू 1/8 2/3 TC इज इक्वल टू इसका मतलब ए पे जो टेम्परेचर है वो C से 4 टाइम्स है ना, यही हमें प्रूव करना था। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक, डी ऑप्शन, इफ V2/V1 इज इक्वल टू 8 देन द प्रेशर ऑफ गैस इज 4 टाइम्स द प्रेशर एट B। ठीक, ए और बी में हमें प्रेशर का रिलेशन जो है वो बताना है। ठीक, ए बी प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हम बोल सकते हैं अगर A से B में वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स हो गया तो हम बोल सकते हैं कि A से B में प्रेशर जो है वो 1/8 होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेशर एट A इज 4 टाइम्स, नहीं, प्रेशर एट A इज 8 टाइम्स द प्रेशर एट B। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन EM वेव ट्रेवलिंग इन वैक्यूम इज गिवन बाय। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सब यूनिट जो है क्वांटिटीज SI यूनिट में है। तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो बताने यहां पर। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E0 साइन ठीक, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर फॉर्म में है ना। जनरल हम जो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है उस वेव से अगर इसको कंपेयर करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ना ऐसा इसलिए किया मैंने कि ये दिखाई दिया हमें कि ये जो है ये यूनिट वेक्टर जैसा है ना, 3/5J 4/5K। ठीक, तो अगर मैं इसे अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं जो होती है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस KX ना। KX यहाँ पे हमने सिर्फ इसलिए लिखा है कि शो करने के लिए कि अगर वेव पॉजिटिव X में जा रही है तो ये नेगेटिव होता है। ठीक, इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि वेव की जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है वो इस वेक्टर के अपोजिट में, ये जो भी हमने वेक्टर लिखा है इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, और क्योंकि इसे हमने यूनिट वेक्टर बना दिया है, ठीक है, तो अब हम बता सकते हैं कि 5 जो है वो K की वैल्यू है। ठीक है, K की वैल्यू अगर हमें पूछी जाए, जैसे कि क्वेश्चन में पूछेगा भी ना, वो 5 के इक्वल है। ठीक, तो अब देखो ए ऑप्शन चेक करते हैं, दी वेव इज ट्रेवलिंग इन, यहां पे देखो है ना, वेव कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक, तो अब हम बता सकते हैं कि 3J कैप 4K कैप डिवाइड बाय 5 विद नेगेटिव साइन, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर का मतलब है K की वैल्यू। ठीक, तो K हमारे पास कितना आ रहा है 5, क्वेश्चन में गिवन है कि K की वैल्यू है 0.5। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट हो गया। द वैल्यू ऑफ ओमेगा, सिंस क्योंकि ओमेगा होता है
K इंटू C, K 5, C है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो इसको लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 8। ठीक, तो जो वैल्यू ऑफ ओमेगा है बिल्कुल सही आ रही है। द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस वेव इज गिवन बाय, हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पता करना है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड में देखो ये वाली टर्म तो सही है बिल्कुल, है ना, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की जो पीक वैल्यू है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय सी। ठीक, ये वाली टर्म सही है। ठीक है, अच्छा ये जो साइन का आर्गुमेंट है ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, बस हमें जो है वो डायरेक्शन चेक करनी है। ठीक, डायरेक्शन चेक करने के लिए हम बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी क्रॉस ई। ठीक, अगर मैं वेलोसिटी और ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूं, क्योंकि देखो वेलोसिटी जो है ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वो तो ये वाला यूनिट वेक्टर है, तो अगर मुझे वी वेक्टर यूनिट फॉर्म में लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ 3/5 जे कैप प्लस 4/5 के कैप माइनस साइन के साथ। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो है आई कैप। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो आ जाएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ठीक है वो कुछ इस तरह से आएगा -4/5 जे कैप प्लस 3/5 के कैप। ठीक, तो ना जो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है ना वो उसका अपोजिट डायरेक्शन वाला ऑप्शन गिवन है ना, ये डायरेक्शन और ये वाले डायरेक्शन दोनों डिफरेंट है। ठीक, तो इस तरह से हम बता सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है कि एक कंटेनर में दो लिक्विड फील्ड है, एक की डेंसिटी 6 रो है, दूसरे की डेंसिटी है 2 रो। 6 रो डेंसिटी का लिक्विड L/2 हाइट तक फील्ड है, रिमेनिंग पार्ट के अंदर यहाँ पे 2 रो डेंसिटी का लिक्विड है। साथ में क्वेश्चन में गिवन है कि एक रोड है लेंथ L, डेंसिटी रो, और वो वर्टिकल ओरिएंटेशन में है और यहाँ पे ये हिंज्ड है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर रोड को हम स्लाइटली इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर दें तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए इसका टाइम पीरियड क्या होगा। हमें टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके उसको इससे कंपेयर करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मेथड हम जानते ही हैं, इक्विलिब्रियम से हम इसको स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करेंगे, फिर नेट टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल से डिस्प्लेस करके इस पे एबीडी ड्रॉ करते हैं और फिर हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं फोर्सेस के। तो ये हमने ले लिया कि वर्टिकल से रोड को हमने थीटा एंगल पे डिस्प्लेस कर दिया है। रोड के ऊपर फोर्सेस ड्रॉ करेंगे, तो क्योंकि हमें हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखना है तो हिंज पॉइंट पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका टॉर्क हिंज पॉइंट के अबाउट 0 हो जाएगा। तो हमें वेट अगर हम देखें तो यहाँ पे ये रोड का वेट लग रहा होगा, इसकी वैल्यू देखेंगे तो mg, मास लिखेंगे तो डेंसिटी ऑफ रोड इंटू वॉल्यूम ऑफ रोड इंटू जी। ठीक है, ये रोड का वेट है और हम जानते हैं कि रोड यूनिफॉर्म है, तो इसका जो वेट है वो इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, यानी कि इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस L/2 होगी। ठीक है, इसी तरीके से लिक्विड 1 जो है 6 रो डेंसिटी का, उसकी वजह से जो फोर्स ऑफ बायोंसी लग रहा होगा उसके लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ से वो हम जानते ही हैं L/4 डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि लिक्विड 6 रो के अंदर रोड की हाफ लेंथ ही सबमर्ज्ड है, तो सेंटर ऑफ बायोंसी जो है यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोंसी फोर्स वो L/4 डिस्टेंस पे आ जाएगा। ये फोर्स ऑफ बायोंसी हो गया, FB1 ले लेते हैं, और 6 रो डेंसिटी के लिक्विड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पे हम ले लेते हैं FB2। ठीक है, इसके लिए जो सेंटर ऑफ बायोंसी होगा यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से 3L/4 डिस्टेंस पे आएगा हिंज पॉइंट से। ठीक है,
थीटा एंगल वो स्मॉल एंगल है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब हम इन सारे फोर्सेस के टॉर्क लिखते हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए हमें टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के डिस्टेंस हमें पता है वो L/2 है, तो ये आ गया फोर्स इंटू साइन थीटा इंटू L/2। यहां से इसको सिंप्लीफाई करने से ये आ गया रो ए L स्क्वायर जी अपॉन 2, और क्योंकि एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा को क्या रख दिया हमने, थीटा। अब बायोंसी फोर्स 1 जो लग रहा है Fb1, इसका टॉर्क, फोर्स की वैल्यू, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सबमर्ज वॉल्यूम, तो रोड की हाफ लेंथ सबमर्ज है तो सबमर्ज वॉल्यूम आ गया एरिया इंटू L/2, ठीक है, इंटू जी। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए तो इंटू साइन थीटा, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की डिस्टेंस है L/4। तो यहां से टॉ B1 की वैल्यू अपने पास में आ गई 3/4 रो ए L स्क्वायर जी इंटू थीटा, ठीक है, साइन थीटा को हमने थीटा रख दिया। इसी तरीके से B2 के लिए टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 रो इंटू सबमर्ज वॉल्यूम, इसमें भी हाफ लेंथ सबमर्ज है, ठीक है, इंटू जी इंटू साइन थीटा, ये फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, इंटू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के हिंज पॉइंट से डिस्टेंस ये है। इसको सिंप्लीफाई करने से ये अपने पास में आ गया, ये 2 का फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो गया, 3/4 रो ए L स्क्वायर जी इंटू थीटा, साइन थीटा को हमने थीटा रख दिया। तो अब हम नेट टॉर्क एक्सप्रेस करते हैं। नेट टॉर्क की डायरेक्शन हम यहाँ पे बता सकते हैं कि नेट टॉर्क जो है वो टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम है, तो ये इस तरीके से ये नेट टॉर्क की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के अंदर हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि Fb1 और Fb2 का टॉर्क तो इसी डायरेक्शन में आ रहा है, mg का टॉर्क अपोजिट आ रहा है। तो टॉ नेट को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, टॉर्क ड्यू टू B1 B2 माइनस ग्रेविटेशनल टॉर्क। नेट टॉर्क कैन बी रिटन एज I इंटू अल्फा। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। इन वैल्यूज में हम देख रहे हैं कि रो ए L स्क्वायर जी इंटू थीटा, ये तो कॉमन फैक्टर है तो इसको तो हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे इसमें वैल्यू है 3/4 प्लस इसमें भी है 3/4, और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क ये है और नेगेटिव साइन के साथ में है तो -12, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने पास में आ गई रो ए L स्क्वायर जी इंटू थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करने से ये अपने पास में हो गया 3/2 -12 यानी कि 1, ये 1 हो गया। आई की वैल्यू रख सकते हैं रोड के लिए। एक एंड के अबाउट, एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम देखेंगे तो ml²/3। मास की वैल्यू होगी रो ए एल इंटू L स्क्वायर अपॉन 3, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है रो ए L स्क्वायर जी, और ये टर्म 1 हो गई इंटू थीटा। तो यहाँ से रो ए, ये टर्म्स कैंसिल हो गई, L स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ से अगर हम अल्फा कैलकुलेट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू अपने पास में आ रही है 3g/L इंटू थीटा। हम ये देख रहे हैं कि अल्फा जो है थीटा के प्रोपोर्शनल आ गया, और साथ में नेट टॉर्क की डायरेक्शन टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम लिए, तो ये एंगुलर SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से अपने पास में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो टाइम पीरियड अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा।
ओमेगा के वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ये आ गया 2 पाई रूट L अपॉन 3G, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम गिवन एक्सप्रेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो वहाँ से हमारे पास में n की जो वैल्यू आ रही है वो है √3। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है कि 5 कार्नोट इंजन्स ईच विथ एफिशिएंसी ईटा हैज सेम नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम आर ऑपरेटिंग बिटवीन 6 heat reservoirs. The amount of heat released per cycle by one engine is completely absorbed by the next engine. Consider Q0 to be amount of heat absorbed per cycle by the first engine and W as the amount of work done by all the engines per cycle. Then efficiency of the system is found to be this. यानी कि जो टोटल एफिशिएंसी है वो हमें ये दे रखा है। तो हमें एक इंजन के लिए जो एफिशिएंसी है ईटा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि एफिशिएंसी ईटा इज 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। क्यू आउट अपॉन क्यू इन, ये आ गया 1 माइनस ईटा। तो यहाँ से हम हीट रिजेक्टेड जो है उसको लिख सकते हैं हीट एब्जॉर्ब 1 माइनस नीटा। ठीक है, तो अब हम हर इंजन के लिए ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो Q आउट इज इक्वल टू Q इन 1 माइनस ईटा, ये एक्सप्रेशन है फॉर फर्स्ट इंजन। तो फर्स्ट इंजन के लिए अगर हम देखते हैं तो अपने पास में हीट आउट जो है उसको ले लेते हैं Q1, हीट एब्जॉर्ब है Q0। Q0 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये आ गया। फॉर सेकेंड इंजन इसकी वैल्यू आ जाएगी Q2 इक्वल टू Q1। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि एक इंजन जो रिजेक्ट कर रहा है नेक्स्ट वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहां से इसकी वैल्यू आ गई Q1 इंटू 1 माइनस ईटा। Q1 की वैल्यू रखने से Q2 अपने पास में आ गया Q0 1 माइनस ईटा स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड इंजन के लिए हम यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी Q3 इक्वल टू Q2 1 माइनस ईटा। Q2 की वैल्यू रखने से Q0 1 माइनस ईटा रेज़ टू पावर 3, ये आ गया। सिमिलरली फॉर फोर्थ इंजन Q4 विल बी Q3 1 माइनस ईटा। Q3 की वैल्यू रख देते हैं तो Q4 अपने पास में आ गया Q0 1 माइनस ईटा रेज़ टू पावर 4। एंड फॉर फिफ्थ इंजन Q4 इंटू 1 माइनस ईटा, और Q4 की वैल्यू रखने से ये अपने पास में आ गया 1 माइनस ईटा रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो सिस्टम ने जो हीट इनिशियली फर्स्ट इंजन ने एब्जॉर्ब की वो थी Q0, और जो रिजेक्ट हो रही है लास्ट इंजन से वो है Q5। तो अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो हम जानते हैं कि वर्क डन डिफाइन होता है इनपुट हीट सिस्टम ने जो एब्जॉर्ब की है और आउटपुट हीट, तो माइनस Q5। यहाँ से Q0 माइनस Q0 1 माइनस ईटा रेज़ टू पावर 5 आ गया। अब इसमें हम Q0 कॉमन ले सकते हैं। Q0 कॉमन लेने से ये एक्सप्रेशन हो गया 1 माइनस ईटा रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो अब हम टोटल एफिशिएंसी देखते हैं नीटा नेट। ये होगा वर्क डन अपॉन इनपुट हीट।
ये वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ गया क्यू नॉट 1 माइनस ईटा रेज़ टू पावर 5 अपॉन क्यू नॉट। तो टोटल एफिशिएंसी की वैल्यू अपने पास में आ गई, क्यू नॉट की टर्म कैंसिल हो गई, 1 माइनस ईटा रेज़ टू पावर 5। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो टोटल एफिशिएंसी है वो है 211 अपॉन 243, तो ये आ गया 1 माइनस ईटा रेज़ टू पावर 5। यहाँ से 1 माइनस ईटा रेज़ टू पावर 5 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 1 माइनस 211 अपॉन 243। इसको सिंप्लीफाई करने से ये आ गया अपने पास में 32 अपॉन 243। ठीक है, अब क्योंकि इधर पावर 5 है तो इसको भी हम पावर 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये अपने पास में आ गया 2/3 रेज़ टू पावर 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 माइनस ईटा, इसकी वैल्यू अपने पास में आ गई 2/3। ठीक है, तो ईटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 1 माइनस 2/3 और इसकी वैल्यू अपने पास में आ गई 1/3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है कि एक इंसुलेटेड कंटेनर है, इज फिटेड विथ थर्मली कंडक्टिंग बट इमूवेबल पिस्टन P1। ये P1 जो पिस्टन हमें दे रखा है ये थर्मली कंडक्टिंग है बट इमूवेबल है। थर्मली कंडक्टिंग होने का मतलब ये हो गया कि इसमें से ऐसे हीट कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, और अगर ये इमूवेबल है तो इसका मतलब S1 जो है, इसमें जो गैस है उसके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है, तो गैस के लिए प्रोसेस हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाएगी, आइसोकोरिक। आगे ये कह रहा है कि एंड ए फ्रीली मूवेबल बट थर्मली इंसुलेटेड पिस्टन P2, द पार्टीशन P1 with thermal conductivity K, cross sectional area A and width X divides the container into two sections S1 and S2, each containing 1 mole of monoatomic gas। यानी कि दोनों में ही मोनोएटॉमिक गैस है जिसके मोल्स हमें दे रखे हैं वो है 1। The piston P2 moves freely such that gas in S2 is always at the atmospheric pressure, कि S2 में जो गैस है उसका प्रेशर हर इंस्टेंट पे जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। इसका मतलब S2 जो है उसके लिए प्रोसेस हो गई आइसोबारिक। इनिशियली द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ S1 S2 इज डेल्टा T नोट। द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर डिफरेंस टू बिकम डेल्टा T नोट बाई 2 इज NX R अपॉन K। तो हमें N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, R यूनिवर्सल कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, कि जो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस है वो टेम्परेचर डिफरेंस हाफ होने में कितना टाइम लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि S1 में जो गैस है उसका टेम्परेचर किसी टाइम पे T1 है और इसमें जो गैस है इसका टेम्परेचर किसी टाइम पे T2 है और T1 ग्रेटर देन T2 है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर हम लिखेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस अपने पास में आ गया T1 माइनस T2। अब क्योंकि यहाँ से हीट कंडक्ट होगी तो जो हीट कंडक्ट होगी उसके लिए उसका अमाउंट हम बोल सकते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो, दैट इज dQ/dt। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये T1 भी चेंज होगा और T2 भी चेंज होगा। T1 T2 चेंज होने से इनका टेम्परेचर डिफरेंस भी टाइम के साथ में चेंज होगा। तो हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये रिलेशन अपने पास में आ गया अपॉन dt इक्वल टू dt1 अपॉन dt माइनस dt2 अपॉन dt। इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, साथ में थर्मली कंडक्टिंग पिस्टन P1 से जो हीट कंडक्ट कर रही है उसकी भी वैल्यू हम देख सकते हैं यहाँ से dq अपॉन dt। ये थर्मल कंडक्शन से हम जानते हैं Ka टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T अपॉन x, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्योंकि कंटेनर जो है वो इंसुलेटेड है तो इसका मतलब ये हो गया कि S1 में जो गैस है वो जितनी हीट लूज करेगी कंडक्शन के थ्रू उतनी ही हीट जो S2 में गैस है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। इसका मतलब ये हो गया कि S1 के लिए जो हीट लॉस का अमाउंट है वही S2 के लिए क्या है, हीट गेन का अमाउंट है, क्योंकि ओवरऑल जो कंटेनर है वो क्या है, इंसुलेटेड है, तो सराउंडिंग के साथ में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। तो अब हम इन दोनों गैसेस के लिए प्रोसेस की इक्वेशन यूज करके इनके टेम्परेचर के रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये दोनों इक्वेशंस वहां पे नोट कर लेते हैं। डी डेल्टा टी अपॉन डी टी, ये अपने पास में आ गया डी टी वन अपॉन डी टी माइनस डी टी टू अपॉन डी टी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और डी क्यू अपॉन डी टी, ये है के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स, ये अपने पास में सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, फॉर गैस इन S1, S1 में जो गैस है उसके लिए हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, क्योंकि ये गैस हीट लूज कर रही है तो अमाउंट ऑफ हीट लॉस वो हम ले लेते हैं dq। तो फर्स्ट लॉ से इसकी वैल्यू अपने पास में आ जाएगी dq इक्वल टू NCV dt, क्योंकि इसके लिए प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये हीट लूज कर रही है। एन मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV की वैल्यू है 3/2R, और ये हो गया DT1। नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए हमें गिवन है वो 1 है। तो यहाँ से अब दोनों तरफ अगर हम dt से डिवाइड कर देते हैं और dt1/dt अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू अपने पास में आ गई -2/3R इंटू dq/dt, ये थर्ड इक्वेशन है। सिमिलरली फॉर गैस इन S2 में जो गैस है उसके लिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो उसके लिए प्रोसेस आइसोबारिक है, और सेम अमाउंट ऑफ हीट जो S1 की गैस रिलीज करी वही वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो हीट की जो वैल्यू है वो सेम ही है, बट क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रही है हीट गेन है, इसलिए ये पॉजिटिव साइन के साथ में है। फर्स्ट लॉ से हम बोल सकते हैं dq इक्वल टू NCP dt। NCP की वैल्यू अपने पास में आ गई 5/2R इंटू dt2। इससे हम dt2/dt कैलकुलेट करते हैं, dt से डिवाइड कर दिया, बाकी टर्म्स को इधर ले लिया, और नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए भी कितने हैं 1। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अपने पास में आ रही है 2/5R इंटू dq/dt, ये फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन 3 एंड 4 से dt1/dt और dt2/dt के वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। एंड 4 1 3 4 से, सो d ऑफ डेल्टा टी अपॉन dt इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखने से हम देख रहे हैं ये आ गया -2/3R dq/dt माइनस, और यहाँ से ये वैल्यू रखने से ये हो गया 2/5R dq/dt। अब यहाँ से जो कॉमन टर्म्स हैं उनको हम बाहर ले लेते हैं, -1/3 प्लस 1/5 और यहाँ से 2/R का फैक्टर बाहर हो गया, और साथ में यह है dq/dt। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 15 LCM हो गया, -8 इंटू 2 तो -16/15R dq/dt, ये आ गया। अब इक्वेशन 2 से हम यहाँ पे dq/dt की वैल्यू भी रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये वैल्यू रखने से अपने पास में आ जाएगा d डेल्टा टी अपॉन dt इक्वल टू -16/15R, और dq/dt यहाँ से अपने पास में है ka डेल्टा टी अपॉन x। हमें क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस को टाइम के साथ में रिलेट करना है, टाइम के फंक्शन में रिलेट करना है, तो हम इसको डेल्टा टी की टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, dt को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये आ गया d ऑफ डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू -16 ka अपॉन 15Rx इंटू dt। अब इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। टाइम की लिमिट हो गई 0 से t, और इनिशियली टेम्परेचर डिफरेंस जो था वो था डेल्टा टी नॉट, और जिस टाइम पे हम देख रहे हैं वहाँ पे डेल्टा टी नॉट अपॉन 2 है, हाफ होने का टाइम कैलकुलेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम जानते हैं कि ये ln डेल्टा टी आ जाएगा। ln डेल्टा टी में लिमिट रख देंगे तो अपर लिमिट पे वो हो गया ln डेल्टा टी
डेल्टा टी नॉट अपॉन 2 और लोअर लिमिट पे आ जाएगा माइनस ln डेल्टा टी नॉट। तो उसको सिंप्लीफाई करने से ये अपने पास में आ गया ln डेल्टा टी नॉट बाई 2 अपॉन डेल्टा टी नॉट, तो ये हो गया ln हाफ, और यहाँ पे इधर की तरफ ये हो गया 16 Ka अपॉन 15 Rx, और ये हो गया T। ठीक है, ln हाफ को हम रख सकते हैं माइनस ln 2, और ये इधर की तरफ अपने पास में है 16 Ka अपॉन 15 Rx इंटू T। ठीक है, दोनों तरफ साइन कैंसिल हो गया, और यहां से हम T की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो T की वैल्यू अपने पास में आ गई 15 Rx ln 2 अपॉन 16 Ka। ठीक है, ये टाइम आ गया टेम्परेचर डिफरेंस को हाफ होने में। अब जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में गिवन है वो एक्सप्रेशन था T इक्वल टू Rx अपॉन K, उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो n की वैल्यू है T इक्वल टू n Rx अपॉन Ka, तो यहां से जो n की वैल्यू अपने पास में आ रही है वो आ रही है 15 ln 2 अपॉन 16। क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है कि ln 2 को हम 0.7 ले सकते हैं, तो ये आ गया 15 0.7 अपॉन 16। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.656। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये हो जाएगा 0.66, बट आंसर जो है हम 0.65 भी रख सकते हैं और 0.66, तो आंसर के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये रेंज में होगा 0.65 टू 0.66। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है कि एक होलो राइट सर्कुलर कॉन है ऑफ रेडियस r एंड हाइट h। वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के ऊपर है और ये एक जेड एक्सिस के अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, और साथ में हमें दे रखा है कि सरफेस पे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है कैपिटल Q। तो इसकी वजह से जेड एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है 0 0 z, उसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, और साथ में z जो है वो गिवन है कि वो h और r के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, बहुत लार्ज है। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके उसको हमें इस गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करके n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि रोटेटिंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे बिहेव करता है, तो हम इसके लिए पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और फिर उस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से एक्सिस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। ठीक है, अगर रोटेटिंग चार्ज में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम जानते हैं कि ऐसे अरेंजमेंट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का जो रेशियो है वो टोटल चार्ज अपॉन 2 इंटू मास इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम कैलकुलेट करते हैं। होलो कौन है तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते ही हैं, वो होगा अपने पास में mr²/2। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया I इंटू ओमेगा, I की वैल्यू आ गई mr²/2 इंटू ओमेगा, ये हो गया Q/2 स्मॉल m। यहाँ से स्मॉल m यानी मास की टर्म कैंसिल हो गई, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसकी वैल्यू अपने पास में आ गई Q⍵r²/4। ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन आ गया। अब ये अपने पास में एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और उसकी एक्सिस के ऊपर जो है यहाँ पर ये पॉइंट है, तो एक्सिस के ऊपर हम जानते ही हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के वो होती है μ0/4 पाई इंटू 2m वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए अपॉन डिस्टेंस हो गई z3।
अब m वेक्टर की वैल्यू इसमें रख देते हैं, μ0/4 टू m वेक्टर अपने पास में आ गया q ओमेगा r²/4 अपॉन z³। ठीक है, यहां से 2 से एक 2 का फैक्टर हमने कैंसिल कर दिया और ये अपने पास में आ गया μ0/4 इंटू 0.5 इंटू q ओमेगा r² अपॉन z³। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को अगर हम इस गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो हम ये देख रहे हैं कि n की जगह पे यहाँ पर क्या आ रहा है 0.5। तो कंपैरिजन करने से हमें ये पता चला कि n की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.5। ओके, इस सवाल में अपने को ये बोला है कि एक साउंड सोर्स S दिया हुआ है और एक साउंड डिटेक्टर D यहाँ पर दिया हुआ है और दोनों का पोजीशन अपने को दिया है और अपने को ये बोला है कि यहाँ से साउंड सोर्स यहाँ पर वेव इमिट करता है और ये डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और अपने को ये बताना है कि उसके लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए L का कंडीशन अपने को कैलकुलेट करना है और लिस्ट 2 में L का वैल्यू अपने को यहाँ पर दिया हुआ है और अपने को जो कैलकुलेट करना है कि वो L का स्मॉलेस्ट वैल्यू अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए अपने को पता है कि ये जो डिटेक्टर है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर ये डिटेक्ट कर रहा होगा। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अपने को कंडीशन पता है कि डेल्टा x का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर n लैम्डा के बराबर। तो सिंपल सा अपने को इस सवाल में बस ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर जो डिटेक्टर को 2 वेव मिलेगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस यहाँ पर कितना होगा। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन की अपन बात करें तो यहाँ से एक साउंड वेव जो है वो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेवल होते हुए आता और एक साउंड वेव जो है वो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेवल करेगा। तो ये फर्स्ट साउंड वेव हुआ और ये दूसरा हुआ। इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है अगर वो n लैम्डा के बराबर होगा तो उस टाइम पे अपने को मैक्सिमम यहाँ पर मिलेगा। तो सिंपल सा पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इस वाले के लिए जब अपन कैलकुलेट करते तो डेल्टा x, ये P ऑप्शन है, तो डेल्टा x इज इक्वल टू जब मैं लिखने जाता तो यहाँ पे ये जो r, इसको मैं r बोल देता हूँ और ये r का वैल्यू होता है यहाँ पर 0.5 इंटू L। तो ये इसका रेडियस मैंने r बोला है, तो ये वाला लेंथ पाई r होता और ये वाला लेंथ जो है वो यहाँ पर 2r होता। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस का वैल्यू जो आता, एक वेव चला पाई r और दूसरा वाला वेव जो चला है वो यहाँ पर 2r चला है। उसके बाद में यहाँ पर r कॉमन लेता और पाई माइनस का 2 इंटू r और r जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर लिखा है कितना 0.5 इंटू L। अब अपने को यहाँ पर मैक्सिमा बनाना है। मैक्सिमा के लिए ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर n लैम्डा के बराबर। अब L का मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसके लिए n का वैल्यू भी यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए। तो n का मिनिमम वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ कितना, यहाँ पर 1। तो यहाँ से L मिनिमम जो अपने को मिलेगा, L मिनिमम इज इक्वल टू ये लिखता लैम्डा और लैम्डा का वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिख के दिया है यहाँ पर 0.29 मीटर डिवाइडेड बाय पाई माइनस का 2 इंटू 0.5। इसको जब मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करता हूँ तो इसका वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली निकल कर आता है ये आता है यहाँ पर 0.51 मीटर। तो उसके हिसाब से अपना ऑप्शन मैच करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा अपना P का जो ऑप्शन मैच हो जाएगा वो यहाँ पर 0.51 मीटर। तो ये वाला मैच हुआ अपने P ऑप्शन से। अब अपन बाकी ऑप्शन की बात करते हैं। तो बाकी ऑप्शन में जैसे इस वाले में अपन बात करते हैं तो एक साउंड वेव यहां पर इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, दूसरा साउंड वेव जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर इधर की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस अपने को कैलकुलेट यहाँ पर करना है। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर है तो इनसे पाथ डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा। जो भी पाथ डिफरेंस आ रहा है वो एक तो इस वाले की वजह से आ रहा है और एक यहाँ पर इस वाले की वजह से आ रहा है। तो ये लेंथ 0.5 L है तो ये वाला लेंथ भी 0.5 L होता और ये वाला लेंथ भी 0.5 L होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा पाथ डिफरेंस का वैल्यू जब मैं Q ऑप्शन के लिए कैलकुलेट करता तो डेल्टा x इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस दोनों में कॉमन हो गई तो पाथ डिफरेंस सिर्फ इन दोनों की वजह से आ रहा है। तो ये वैल्यू मिलती है अपने को 2 इंटू 0.5 इंटू L। अब अपने को यहाँ पर फिर से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए तो इसका वैल्यू बराबर होता है किसके, n लैम्डा के बराबर। फिर उसके बाद में L का वैल्यू अपने को मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो L का मिनिमम वैल्यू के लिए n का वैल्यू भी यहाँ पर मिनिमम होना चाहिए और n का मिनिमम वैल्यू अपन 1 पुट करते तो ये वैल्यू मिलता अपने को
लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/2 है, तो ये यहाँ पर 1 बन जाता। तो इस बार एल मिनिमम का वैल्यू सीधा सीधा लैम्डा के बराबर है, और लैम्डा का वैल्यू अपने को सवाल में दिया यहाँ पर 0.29 मीटर। तो यहाँ पर क्यू ऑप्शन का जो मैच होता है वो यहाँ पर क्यू ऑप्शन का जो मैच होगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.29। तो ये वाला अपना क्यू ऑप्शन से यहाँ पर मैच हुआ। अब उसके बाद में अपन आर ऑप्शन की बात करते हैं। तो आर ऑप्शन में ये वाला डिस्टेंस एल है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर एल दिया हुआ है। तो एक साउंड वेव जो है वो यहाँ से इस तरीके से ट्रेवल होके यहाँ पर पहुंच रही है, और दूसरा साउंड वेव जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर इधर की तरफ से। ये साउंड वेव एल डिस्टेंस चल रही है, और ये साउंड वेव जो है वो यहाँ पर एल डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर रही है। तो ये लेंथ का वैल्यू एल है, ये लेंथ का वैल्यू एल है। तो ये वाली जो लेंथ बचती, ये बचती यहाँ पर √2 इंटू एल। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि एक सेमी सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस का वैल्यू जो होता वो इस वाले डिस्टेंस का यहाँ पर हाफ होगा। तो R इज इक्वल टू जो मैं लिखूंगा यहाँ पर, ये लिखूंगा यहाँ पर √2 L डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू मिलता अपने को L डिवाइडेड बाय √2। तो इसका रेडियस अगर मैं R बोलता हूं तो ये वाला जो अपने को मिलता है ये मिलता है यहाँ पर पाई R। ये लेंथ यहाँ पर L के बराबर, और ये वाला लेंथ भी यहाँ पर L के बराबर। तो इस बार जब मैं R ऑप्शन में डेल्टा x का वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो इस बार अपने को जो रिजल्ट मिलता है, पहला वाला जो वेव चल रहा है वो L प्लस पाई इंटू R, और R की जगह मैं सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देता हूँ L डिवाइडेड बाय √2। तो ये होता पाई इंटू R, और R की जगह L डिवाइडेड बाय √2। ये अपना पहला वाला वेव यहाँ पर चला। उसके बाद में माइनस सेकेंड वाला वेव जो डिस्टेंस चल रहा है वो यहाँ पर L चल रहा है, तो ये माइनस का L। अब ये L से L कैंसिल हुआ, तो ये वैल्यू अपने को मिला यहाँ पर पाई L डिवाइडेड बाय √2। अब L का मिनिमम वैल्यू चाहिए ताकि एम्पलीट्यूड यहाँ पर मैक्सिमम हो। फिर से सेम चीज है कि इसको मैं यहाँ पर n लैम्डा के बराबर करता, L का मिनिमम वैल्यू के लिए, L की मिनिमम वैल्यू के लिए n का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता। तो ये वैल्यू अपने को मिलता है यहाँ पर 1 इंटू 0.29 इंटू यहाँ पर पाई नीचे की तरफ आता, और उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता कितना √2। उसके बाद में जब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आता है यहाँ पर 0.13 मीटर के बराबर। तो इसका जो अपना मैच होता है वो यहाँ पर मैच हो जाएगा यहाँ पर कौन सा 0.13 मीटर के बराबर। ये वाला अपना यहाँ पर R का मैच हुआ। अब उसके बाद में इस वाले में कैलकुलेट करना है, तो इस वाले में अपने को यहाँ पर ये एंगल 105 दिया है, ये एंगल 45 अपने को दिया है, तो दोनों का सम हुआ यहाँ पर 150 हुआ। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल मिलता, ये मिलता अपने को यहाँ पर कितना 30 डिग्री। अब अपने को यहाँ पे डेल्टा x कैलकुलेट करना है, तो ये वाला वेव तो सीधा सीधा L डिस्टेंस चल रहा है, ये वाला वेव जो है, ये वाला जो वेव है वो यहाँ पर ये डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर रहा है। इस डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूं, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं यहाँ पर y बोल देता हूं। तो फर्स्ट वाला वेव x प्लस y चल रहा है, और दूसरा वाला वेव यहाँ पर l चल रहा है। अब अपने को x और y का वैल्यू जो है वो यहाँ पर l के टर्म में यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन यहाँ पर साइन रूल लगा देते हैं। साइन रूल लगाने के लिए अपने को यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ है कि cos 15 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0.97 अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहां पर इसमें जब मैं साइन रूल लगाता, जैसे मैं x कैलकुलेट कर रहा हूं, तो x डिवाइडेड बाय साइन 30 इज इक्वल टू कितना लिखूंगा यहाँ पर l डिवाइडेड बाय 105। अब उसके बाद में अपने को s का कैलकुलेट करना है, तो s में एक साउंड वेव जो है वो यहाँ पर इस तरीके से ट्रेवल होती, और उसके बाद में ये साउंड वेव यहाँ पर इधर किधर है। दूसरा वेव जो है वो यहां से चलते हुए यहां तक पहुंच रहा है। अब इस बार डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स अपने को काम में लेने पड़ेगी। ये 105 है, ये 45 है, तो दोनों का सम हुआ यहाँ पर 150। तो ये वाला जो एंगल बचा, ये बचा यहाँ पर कितना 30 डिग्री। अब ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं x बोल देता हूँ, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं y बोल देता हूँ। तो पहला वाला वेव जो चल रहा है वो x प्लस y चल रहा है, और दूसरा वाला वेव यहाँ पर l चल रहा है। अब अपने को x और y का वैल्यू l के टर्म में कैलकुलेट करना है, तो l की वैल्यू उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को यहाँ पर साइन रूल लगाना पड़ेगा। तो साइन रूल में अपन लिखते हैं यहाँ पर, जैसे मैं इस वाले में साइन रूल अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर x कैलकुलेट करना है, जैसे s वाले ऑप्शन के लिए, तो यहाँ पर मैं लिखता x डिवाइडेड बाय साइन 30
इज इक्वल टू, अब मेरे को L के टर्म में लिखना है तो L डिवाइडेड बाय उसके सामने का एंगल, तो ये मैं लिखता हूं यहां पर L डिवाइडेड बाय साइन 105। अब 105 का वैल्यू के लिए यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं यहां पर 90 प्लस 15। अब ये साइन 90 प्लस 15 जो है वो ये cos 15 बनता, और cos 15 का वैल्यू सवाल में अपने को लिख के यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहां से x का वैल्यू जो बनेगा x इज इक्वल टू, ये आता है यहाँ पर L इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाय, यहां पर मैं लिखता कितना cos 15। अब सेम वैल्यू मेरे को y कैलकुलेट करना है, तो y के लिए भी मैं साइन रूल लगाता हूं, तो इस बार y डिवाइडेड बाय y के सामने वाला एंगल के लिए साइन लिखना है, तो y के सामने एंगल है यहाँ पर 45, तो ये मैं लिखता है यहाँ पर साइन 45 इज इक्वल टू, ये फिर से L डिवाइडेड बाय साइन 105 लिखता, तो उसको मैं सीधा सीधा इस बार लिख देता हूं cos 15। तो यहां से y का वैल्यू जो अपनों को मिला वो L इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाय cos 15। अब अपने को x और y का वैल्यू पता है और पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए जब मैं डेल्टा x लिखने जाऊंगा तो पहला वाला वेव चला है x प्लस वाई और दूसरा वाला वेव चल रहा है यहाँ पर कितना L, तो x प्लस वाई का वैल्यू अपने को लिखना है, तो इनमें से L डिवाइडेड बाय cos 15 यहाँ पर कॉमन है, तो ये मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ L डिवाइडेड बाय cos 15 इंटू यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू होता है कितना 1/2 प्लस साइन 45 कितना 1 डिवाइडेड बाय √2, उसके बाद में माइनस दूसरा वाला वेव चल रहा है कितना यहाँ पर L। अब ये वैल्यू होती है यहाँ पर n लैम्डा के बराबर, फिर से L का मिनिमम वैल्यू के लिए n का वैल्यू 1 पुट करूंगा, तो यहां से L मिनिमम जो अपने को मिलेगा L मिनिमम इज इक्वल टू, ये आता है यहाँ पर लैम्डा डिवाइडेड बाय, ये पूरा यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में अपने को भेजना है, तो ये मैं लिखता है यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय cos 15 इंटू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस का 1। अब इसमें हल्की फुल्की कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी, cos 15 का वैल्यू सवाल में लिख के दिया, तो इससे जब अपन अप्रोक्सीमेटली इसको जब सोल्व करते हैं तो इसका जो आंसर अपना मैच होता है वो यहाँ पर ये आंसर मैच होता है 1.192, और ये वाला अपना मैच हो रहा है किससे S से। तो अपना यहाँ पर P वाले की जो मैचिंग हुई थी, P वाले की मैचिंग हुई है यहाँ पर थर्ड, तो P के लिए अपना यहाँ पर थर्ड, इस वाले में भी थर्ड है और इस वाले में भी यहाँ पर थर्ड। उसके बाद में Q वाले की मैचिंग हुई है यहाँ पर 4, तो दोनों में फिर से कॉमन है। उसके बाद में R की जो मैचिंग हुई है वो अपनी 5 से मैच हुई है, यानी अपना जो आंसर होगा वो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर D ऑप्शन। बाकी S ऑप्शन के लिए भी अपन ने सोल्व करा है, और S ऑप्शन के लिए अपना जो वैल्यू आया था वो यहाँ पर S ऑप्शन के लिए ये वाला मैच हुआ था, ये किसी से भी मैच नहीं हो रहा था, तो S के लिए मैच है यहाँ पर 2 वाला, तो उसके बाद में अपना जो आंसर हो जाता है वो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, D ऑप्शन। इस सवाल में अपने को इधर लिस्ट 1 में 4 ज्योमेट्रिकल फिनोमेना दिए और उनके इधर की तरफ एक्सप्लेनेशन अपने को दिया है और अपने को इनको सही से यहाँ पर मैच कराना है। तो ये पूरा थ्योरेटिकल सवाल है और इसमें अपने को सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जैसे रेनबो की। तो रेनबो जो बनता है वो लाइट के स्कैटरिंग की वजह से बनता है और लाइट का स्कैटरिंग होने के बाद में लाइट जो है वो यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। यानी ये वाला जो रेनबो जो बनता है वो एक तो डिस्पर्शन से बनता है और एक उसके अंदर रिफ्लेक्शन होता है, उसकी वजह से यहाँ पर मैच होता है। तो अपना जो रेनबो का मैच होता है वो यहाँ पे डिस्पर्शन प्लस रिफ्लेक्शन अपने को यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद में दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। तो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो अपने को मिलती है वो YDSC में भी मिलती है और यहाँ पर डिफ्रैक्शन में भी अपने को यहाँ पर मिलती है। तो एक इधर की तरफ अपने को डिफ्रैक्शन बना के दिया, तो S का जो मैच हो जाता है वो होता है यहाँ पर 2। तो R का 1 मैच हो रहा है, तो एक तो अपना ये ऑप्शन सही हो सकता है और एक ये और एक यहाँ पर ये। उसके बाद में S वाले का जो मैच हो रहा है वो यहाँ पर थर्ड वाला, तो ये वाला और ये वाला अपना यहाँ पर आंसर हो सकता है, यानी आंसर A और B में से है। तो उसके लिए अपने को ये 2 ऑप्शन यहाँ पर चेक करने में। तो पहला अपने को बोला है यहाँ पर कलरफुल स्काई इन द नॉर्थ पोलर रीजन, और जिसको यहाँ पे एरोरा बोरेलिस भी इफेक्ट यहाँ पर भी बोला जाता है। तो ये जो इफेक्ट होता है, तो जब सन से लाइट आती है नॉर्थ पोल की तरफ, तो उस टाइम पे वो जो लाइट होती है उसमें काफी ज्यादा चार्ज मॉलिक्यूल अपने को यहाँ पर मिलते हैं या आयन उसमें यहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से जब वो एटमॉस्फेयर में आते हैं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है। तो ये जो चार्ज मॉलिक्यूल या जो चार्ज आयन होते हैं ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में कोलिजन करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो किसी एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर पहुंच जाते हैं।
अब ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर अनस्टेबल रहते हैं, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वापस डी एक्साइटेड होते हैं, और डी एक्साइटेड जब होते हैं तो ये एनर्जी यहाँ पर इमिट करते हैं। एनर्जी इमिट करने का मतलब है फोटोन वगैरह इमिट कर रहे होंगे, और फोटोन इमिट कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ अपने को यहाँ पर मिलती है, और वो वेवलेंथ का कलर अपने को यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस फर्स्ट वाले का जो अपना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो यहाँ पर लिख के दिया है कि इमिशन ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम एक्साइटेड बाय द चार्ज पार्टिकल। तो ये जो चार्ज पार्टिकल थे ये सनलाइट में अपने को मिल रहे थे, और ये जब एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एटम थे उनके साथ में कोलिजन करने की वजह से इनको एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर भेज देते हैं। उसके बाद में एक्साइटेड स्टेट से जब नॉर्मल स्टेट या डी एक्साइटेशन इनका होता है तो ये एनर्जी इमिट करते हैं, और जिसकी वजह से अपने को यहाँ पर वेवलेंथ वगैरह अपने को यहाँ पर मिलती है। तो पी वाले का जो अपना मैच होता है वो यहाँ पर मैच होता है कौन से 5th से। तो पी का सिर्फ 5 वाला जो है वो ये ऑप्शन होता है, तो अपना आंसर हो जाता है यहाँ पर ए। बाकी अपन क्यू के लिए भी बात कर लेते हैं। तो क्यू में अपने को बोला है कि पार्शियली पोलराइज सनलाइट। तो पार्शियली पोलराइज सनलाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अपने को नहीं मिलती। जब भी लाइट यहाँ पर सनलाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो उसका स्कैटरिंग वगैरह होता है, और उस स्कैटरिंग की वजह से जो लाइट है वो हल्की फुल्की पोलराइज यहाँ पर हो जाती है, और सन से जो लाइट आती है वो अनपोलराइज लाइट होती है, तो वो हल्का फुल्का स्कैटरिंग से पोलराइज हो जाती है, जिसकी वजह से इसको फुल्ली पोलराइज की बजाय यहाँ पर क्या बोला गया है, पार्शियली पोलराइज। तो अपना जो क्यू का मैच हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर कौन सा, 4th ऑप्शन। तो पी का 5th ऑप्शन मैच हुआ, क्यू का 4th हुआ, आर का 1st हुआ, और एस का मैच हुआ यहाँ पर 3rd वाला। तो इस सवाल में अपने को बोला है कि 4 कंडक्टिंग लूप्स अपने को दिए हुए हैं और वो XY प्लेन में यहाँ पर रखे हुए हैं। ये जो XY प्लेन है, ये जो लूप अपने को दिए हुए हैं वो इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं, और उसका टाइम पीरियड अपने को यहाँ पर T लिख के यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में बोला है कि इस वाले रीजन में x ग्रेटर देन 0 के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ अपने को दिया है, और इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं है। अब अपने को बताना है कि यहाँ पे जो इंड्यूस करंट का ग्राफ होगा वो उसके लिए कौन सा मैच होगा, ये चीज अपने को यहाँ पर बतानी। तो यहाँ पर ये जब लूप इधर की तरफ यहाँ पे रोटेट हो रहे हैं तो उस टाइम पर अपन ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू ये यहाँ पर चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ आता, और उसके लिए अपन बोल सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ का जो वैल्यू होता है, ईएमएफ का वैल्यू ये अपन लिख सकते हैं माइनस का d∅dt। तो पहला चीज, मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होगा तभी इंड्यूस ईएमएफ अपने को मिलेगा, और इंड्यूस ईएमएफ अगर अपने को मिल रहा है तो उस टाइम पे सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इसमें कुछ ना कुछ इंड्यूस करंट यहाँ पर फ्लो होगा। तो अपने को सिर्फ ये चेक करना है कि किसमें मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उसके बेसिस पे अपन करंट का डायरेक्शन यहाँ पर बता सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन में जैसे ही ये यहाँ पर इधर की तरफ घूमना स्टार्ट करता है तो इस वाले में यहाँ पर ये वाला एरिया मैग्नेटिक फील्ड में आता, जिसकी वजह से यहाँ पे लगातार फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पर बढ़ते जाए। ये वाला इधर की तरफ रोटेट होते जाएगा तो इसमें एरिया का वैल्यू बढ़ेगा जो मैग्नेटिक फील्ड में, और जिसकी वजह से फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, फ्लक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो फ्लक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ आता, और उसकी वजह से करंट यहाँ पर फ्लो होगा। अब उस करंट के फ्लो का डायरेक्शन भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्लक्स का वैल्यू अगर बढ़ रहा होता है तो उस टाइम पे जो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आना चाहिए। एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बाहर की तरफ है, तो अपने को जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा वो यहाँ पर किधर की तरफ आना पड़ेगा, क्लॉकवाइज सेंस में, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, उसकी वजह से अंदर की तरफ। ठीक है, तो अपने को ये पता चला इसमें फ्लक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, और स्टार्टिंग में जो इंड्यूस करंट फ्लो होता वो यहाँ पर क्लॉकवाइज सेंस में होता। अब ये जब तक ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमकर नहीं आएगा तब तक यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, और एक टाइम के बाद में ये वाला जो है वो पूरा इस सिचुएशन में यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो जब इनिशियल से इस सिचुएशन में बढ़ा है तब तक यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू बढ़ा है, यानी मैं बोल दूं कि ये जब 0 से 180 डिग्री रोटेट होगा तब तक यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू जो है वो यहाँ पर बढ़ा है। उसके बाद में जब ये 180 से 360 डिग्री घूमेगा, यानी 360 डिग्री घूमने पे एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, तो जब 180 से 360 जा रहा है तो उस टाइम पे फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पर
कम हो रहा होगा। तो इसमें जब फ्लक्स बढ़ रहा है तो उस टाइम पर अपन ने देखा है कि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज, और इस वाले में फ्लक्स का वैल्यू जब यहाँ पर कम हो रहा है तो उस टाइम पे जो इंड्यूस करंट होता वो यहाँ पर जो आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस वाले में यहाँ पर क्लॉकवाइज में आ रहा है और इस वाले में यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन ये बोल दें कि आधे टाइम पीरियड के लिए अपना क्लॉकवाइज है और आधे टाइम पीरियड के लिए अपना एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसके हिसाब से अगर अपन ऑप्शन मैच करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं हो रहे, और उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन अपने को दिया है ये थर्ड वाला, इसमें 0 से t/2 तक करंट पॉजिटिव है, उसके बाद में t/2 से t जो है वो करंट यहाँ पर नेगेटिव है। तो ये अपना क्लॉकवाइज हुआ और ये यहाँ पर अपना एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो थर्ड वाला है इसका जो मैच होता है वो यहाँ पर होता है कौन सा, पी ऑप्शन। अब बाकी ऑप्शन के अपन दोबारा से बात करते हैं। तो अब इस वाले में अपन बात करते हैं, तो ये जब 0 से 60 डिग्री घूमता है, तो 0 से जब ये 60 डिग्री इधर की तरफ आएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में जो एरिया है उसका वैल्यू बढ़ रहा होगा। तो इसकी वजह से अपन ये लिख सकते हैं कि फ्लक्स का वैल्यू जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा। उसके बाद में जब ये 60 से 120 डिग्री घूमेगा, तो ये जब 60 डिग्री घूम गया होगा तो ये जो पूरा पोर्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर चला जाएगा, और जब ये 60 से 120 आ रहा होगा तो ये वाला जो पोर्शन बचा है, ये वाला जो पोर्शन बचा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर एंटर हो रहा होगा। अब ये वाले का यहाँ पर लूप पूरा कंप्लीट हो नहीं रहा, तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स अपने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 60 से 120 तक जब ये रोटेट हो रहा होगा तो उस टाइम पे फ्लक्स जो है वो अपने को यहाँ पर कांस्टेंट मिलेगा, और जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट मिलता है तो इंड्यूस ईएमएफ अपने को कितना मिलेगा यहाँ पर, 0, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो 60 से 120 के बीच में यहाँ पर करंट का वैल्यू जो होगा वो इस वाले में करंट का वैल्यू यहाँ पर 0 होना चाहिए। उसके बाद में जब ये 120 से 180 डिग्री घूमेगा तो ये वाला जो पार्ट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा होगा, तो उसकी वजह से अपन फिर से बोल सकते हैं कि फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पर बढ़ रहा होगा। तो जब फ्लक्स बढ़ रहा है तो अपन ने पिछले वाले में भी कैलकुलेट करा था कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होता, और इस वाले में भी फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पर क्लॉकवाइज होगा। अब यहाँ पे 180 के बाद में वो इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलना स्टार्ट होता है, तो अपन ये बोलते हैं कि जब ये 180 से 240 जब ये घूम रहा होगा तो फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पर लगातार कम होगा, क्योंकि उस टाइम पे ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर होता और ये इधर की तरफ आ रहा होता, जिसकी वजह से एरिया यहाँ पर कम होगा। तो फ्लक्स यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो उस टाइम पे जो करंट का डायरेक्शन होता है वो होता है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में जब अपन बात करें 240 से 300 की, तो 240 से 300 के बीच में ये रहेगा कि ये वाला जो पोर्शन इधर की तरफ बन चुका था, इसको मैं इधर की तरफ बना देता हूं, ये बीच वाला पोर्शन यहाँ पे। तो ये जब 240 घूम चुका है तो ये वाला यहाँ पर पहुंचता, और जब ये 240 से 300 पहुंच रहा होगा तो ये बाहर की तरफ यहाँ पर निकल रहा होगा। तो ये वाला पोर्शन जब बाहर निकलेगा तो इससे कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये लूप को कंप्लीट यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पर अपन ये बोलते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू जो है वो अभी भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। फ्लक्स का वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगा तो इसमें करंट का वैल्यू जो है वो 0 अपने को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में 300 से 360 के बीच में जब एक लूप पूरा कंप्लीट होगा तो उस टाइम पे फ्लक्स फिर से कम हो रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर बाहर की तरफ यहाँ पर निकल रहा होगा। तो फ्लक्स यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो उस टाइम पे करंट का जो डायरेक्शन आता वो आता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपने को ग्राफ मैच कराना है। तो इसी ग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले करंट का वैल्यू पॉजिटिव, फिर करंट का वैल्यू 0, फिर करंट का वैल्यू पॉजिटिव। तो ये अगर क्लॉकवाइज था और ये भी अपना क्या है यहाँ पर क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ पर मैच हो रहा है। उसके बाद में 180 से 240 के बीच में एंटी क्लॉकवाइज, यानी करंट अपने को नेगेटिव में लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे करंट नेगेटिव है। उसके बाद में 240 से 300 के बीच में करंट का वैल्यू 0 है, क्योंकि फ्लक्स यहाँ पर कांस्टेंट है। उसके बाद में फिर से एंटी क्लॉकवाइज में, तो इस वाले का जो अपना मैच होता है वो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर मैच होगा। तो अपन ये बोलते हैं कि इस ग्राफ के लिए जो यहाँ पर मैच अपने को मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पर क्यू ऑप्शन। तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाले की अगर अपन बात करें, इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान पार्ट है कि जिसमें 0 से 60 के बीच में अपना फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगा। फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो ये यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट यहाँ पर फ्लो होगा। उसके बाद में 60 से जब ये यहाँ पर रोटेट होगा तो उस टाइम पे फ्लक्स का वैल्यू जो है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कांस्टेंट होगा। फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो उस टाइम पे करंट का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पर 0।
और जब ये यहाँ से बाहर निकल रहा होगा तो उस टाइम पे फ्लक्स का वैल्यू कम हो रहा होगा, तो करंट का वैल्यू जो होता वो होता अपना यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में। तो थोड़ी सी पार्ट के लिए अपने को यहाँ पे करंट पॉजिटिव है, फिर अपने को थोड़ी देर के लिए करंट का वैल्यू 0 है, और फिर उसके बाद में करंट का वैल्यू अपने को नेगेटिव यहाँ पर कराना है। तो उसके लिए अगर अपन ऑप्शन मैच करते तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर अपन पहले ऑप्शन की बात करें तो जैसे इस वाले में तो ये 0 से 60 तक अपना होता, फिर उसके बाद में करंट का वैल्यू कांस्टेंट, ये फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट है, तो जिसकी वजह से करंट का वैल्यू यहाँ पर 0, और फिर जब वो लूप बाहर की तरफ निकल रहा होगा तो फ्लक्स का वैल्यू कम होता, फ्लक्स का वैल्यू कम होगा तो करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता, जिसकी वजह से ये अपने को यहाँ पर नेगेटिव है। तो इस वाले का जो मैच होता है वो अपना यहाँ पर आर ऑप्शन होता है। अब उसके बाद में एक लास्ट ऑप्शन बचा है इस वाले में। तो यहाँ पर अपन जब बात करते हैं तो स्टार्टिंग में ही कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स अपने को यहाँ पर मिल रहा है, इस वाले से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स अपने को नहीं मिलता। तो जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा तो ये वाला अभी भी मैग्नेटिक फील्ड में और ये वाला अभी भी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर की तरफ है, और उसके बाद में एक टाइम में ये वाला यहाँ पर बाहर जा रहा होगा और ये वाला यहाँ पर अंदर आ रहा होगा। जितना ये वाला पोर्शन यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाता है उतना ही ये वाला मैग्नेटिक फील्ड में अंदर यहाँ पर आएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस बार यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू जो है वो हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट अपने को मिलेगा। कांस्टेंट अगर अपने को हमेशा मिल रहा है तो इस वाले में करंट का वैल्यू जो अपने को मिलेगा वो कितना मिलेगा यहाँ पर 0। तो उसके हिसाब से सिर्फ एक ही ऑप्शन अपना मैच हो रहा है यहाँ पर, ये फोर्थ वाला। तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शन मैच हुआ वो अगर अपन बात करें तो यहाँ पर पी वाले के लिए जो मैच हुआ अपना, पी वाले के लिए मैच हुआ यहाँ पर थर्ड, और उसके बाद में एस वाले के लिए क्यू आर और एस, एस के लिए अपना मैच हुआ 4, और क्यू के अगर अपन बात करते हैं तो क्यू के लिए अपना मैच हो रहा है यहाँ पर सेकंड और आर के लिए यहाँ पर फर्स्ट। तो क्यू के लिए मैच हो रहा है यहाँ पर सेकंड और आर के लिए मैच हो रहा है यहाँ पर फर्स्ट। तो 3 2 1 4 अपना आंसर होना चाहिए। तो 3 2 1 4 के लिए अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो 3 और उसके बाद में 2 1 और 4, तो अपन यहाँ पर आंसर मैच जो हो रहा है वो 3 2 1 4, यानी अपना जो आंसर होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर सी ऑप्शन। अब इस सवाल में अपने को बोला है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सॉलिड रोड्स को यूज करके ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनाए हुए हैं और हर एक रोड का मास का वैल्यू m है और लेंथ का वैल्यू यहाँ पर l है। उसके बाद में अपने को बोला है कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को बतानी है और एक एक्सिस दिया है जिसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को बतानी है o डैश c o, और वो जो है वो इसी प्लेन में यहाँ पर लाइज कर रहा है। और उसके बाद में ये सेकंड कॉलम में इनके ऑप्शन अपने को मैच कराने, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा एक ये है कि यहाँ पर कोई भी एक एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट जब रोड रोटेट होती है और ये रोड जो है वो यहाँ पे ये वाला अपना एक्सिस हुआ और ये अपना यहाँ पर रोड है जिसका मास का वैल्यू m बोल देता हूँ, लेंथ का वैल्यू यहाँ पर l बोल। ये जब इस एक्सिस से थीटा एंगल अगर बना रही होती है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक्सिस जो है वो इस रोड के एंड से अगर पास हो रहा है तो उस टाइम पे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है ये होता है यहाँ पर ml² डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो एक तो एंगल थीटा होना चाहिए और दूसरा ये एक्सिस जो है वो रोड के कॉर्नर से यहाँ पर पास होना चाहिए, तभी यहाँ पर ml²/3 वाला टर्म यहाँ पर अपने को मिलेगा। अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए अपने को ये सारे ऑप्शन मैच कराने हैं। तो ये एक रोड दिया हुआ है और ये एक्सिस इसके एक एंड से यहाँ पर पास हो रहा है, ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होता है यहाँ पर 45। तो इस वाली रोड के लिए ये एक्सिस एंड से पास हो रहा है और एंगल बना रहा है यहाँ पर 45। सेम इस वाले के लिए भी सिचुएशन है कि इस रोड के भी एंड से पास हो रहा है और एंगल बना रहा है यहाँ पर कितना 45। तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के बराबर होगा। तो अपन कैलकुलेट करने के लिए एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं और उसी को 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो P ऑप्शन में अगर अपन मैच कराएं यहाँ पर तो P के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द OC O डैश इज इक्वल टू, इसका मास का वैल्यू m दिया हुआ है तो ये ml² डिवाइडेड बाय 3 इंटू साइन स्क्वायर 45। ये अपन ने एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, दूसरे वाले का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही होता, तो सीधा सीधा मैं इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर। अब साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, स्क्वायर करता तो ये 1/2 बनता, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल होता। तो ये वैल्यू अपने को मिला यहाँ पर कितना ml² डिवाइडेड बाय 3। अब अपना ml²/3 वाला ऑप्शन अपन मैच कराते हैं तो यहाँ पे ये वाला अपने को दिया हुआ है यहाँ पर P वाले, तो इसका मैच हुआ यहाँ पर P। तो अपन लिख देते हैं कि P के लिए जो मैच हो रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है अपने को कितना नंबर 5। अब उसके बाद में इस वाले के लिए कैलकुलेट करना है तो ये 3 रोड अपने को दी है
फर्स्ट रोड, सेकंड रोड और उसके बाद में ये थर्ड रोड। ये रोड दी हुई है तो बीच में कोई भी मास वगैरह यहाँ पर नहीं है। तो ये वाला जो एक्सिस है वो इस वाले रोड के एंड से पास हो रहा है और एंगल बना रहा है यहाँ पर कितना 60। इस वाली रोड के लिए भी एंड से पास हो रहा है और एंगल बना रहा है यहाँ पर कितना 60 डिग्री। तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो यहाँ पर सेम होता है। जैसे इसको मैं फर्स्ट वाले रोड बोलता और इस वाले को यहाँ पर मैं सेकंड बोलता, तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर सेम होता। ये रोड 1 और रोड 2 का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर सेम। अब अपने को इस ए बी रोड की बात करनी है। तो ये एक्सिस अपने को ऐसे बना के दिया और ए बी रोड यहाँ पर इस तरीके से। अब ये जो रोटेट हो रहा है वो इस तरीके से यहाँ पर रोटेट हो रहा है। तो अपन ये मान ले कि जैसे ये वाला जो डिस्टेंस है ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये 60 है, ये 60 है, तो ये पूरा भी एंगल होता है यहाँ पर 60 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं तो ये वाला जो एंगल होता है ये होता है यहाँ पर 30 डिग्री। ये लेंथ का वैल्यू अपने को L दिया हुआ है, तो ये वाला जो लेंथ अपने को मिलेगा ये मिलेगा यहाँ पर L इंटू cos 30। cos 30 का वैल्यू लिखता तो ये आया √3L डिवाइडेड बाय 2। इस वाले डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ कितना यहाँ पर r। तो इस रोड के लिए जब अपन बात कर रहे थे ये अपना एक्सिस दिया था, ये रोड अपने को दी थी और ये वाली जो डिस्टेंस है ये अपने को r दी हुई है। अब ये जो रोड है वो इस तरीके से यहाँ पर रोटेट होती है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि इस रोड का हर पॉइंट जो है वो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे रखा हुआ है और हमेशा r डिस्टेंस पे ही यहाँ पर रोटेट हो रहा है। तो इसका जब अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इस एक्सिस के अबाउट तो सिंपल सा ये हो गया कि अपना ये एक एक्सिस दिया हुआ है और इस पे ये सारे के सारे पार्टिकल यहाँ पर रखे हुए हैं और ये सारे पार्टिकल यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी यहाँ पर r, इसके अबाउट ये इस तरीके से यहाँ पर रोटेट हो रहे हैं। तो ये अपना एक्सिस हो गया और इस तरीके से ये यहाँ पर रोटेट हो रहे हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन सीधा सीधा लिखते हैं कितना m इंटू आर स्क्वायर। तो Q वाले के लिए जब मैं लिखने जाऊंगा यहाँ पर तो Q वाले के लिए आई टोटल जब मैं लिखूंगा तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर था, तो एक का लिखता और उसको 2 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा। तो I इज इक्वल टू 2 इंटू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर, और ये एंगल यहाँ पर एक्सिस के साथ में 60 बना रहा है तो साइन स्क्वायर इंटू 60 प्लस दूसरे वाले का ये जो ए बी रोड बचा है इसका लिखता मैं m इंटू आर स्क्वायर, और r का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करा था यहाँ पर √3L डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा √3L डिवाइडेड बाय 2 और इसका यहाँ पर स्क्वायर। अब इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है तो साइन 60 का वैल्यू होता √3/2, उसका स्क्वायर कहूंगा तो ये बनता है यहाँ पर 3/4, 3 से 3 कैंसिल होता और 2 और यहाँ पर 4, तो ये बनता है यहाँ पर ml स्क्वायर बाई 2। तो ये वैल्यू आया ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इस वाले को जब आप सोल्व करोगे तो ये 3 बनेगा डिवाइडेड बाय 4, तो ये बनता अपने को 3 डिवाइडेड बाय 4 ml स्क्वायर। अब 1/2 प्लस 3/4 अपने को सोल्व करना है तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर बनती कितना 5 डिवाइडेड बाय 4 ml स्क्वायर। तो अपना जो आंसर आता है इसका 5/4 ml स्क्वायर। अब 5/4 ml स्क्वायर जो है वो अपना फर्स्ट वाले से मैच हो रहा है, तो इसका आंसर होता है यहाँ पर Q, और Q वाले में लिख देता हूँ कि ये फर्स्ट वाले से यहाँ पर मैच हो रहा है। अब उसके बाद में R ऑप्शन में, तो R ऑप्शन में ये एक रोड दी हुई है, ये रोड जो है वो यहाँ पर एंगल बना रही है 45 और ये वाला एंगल भी है कितना 45, ये सारे के सारे एंगल 45 है। तो ये एक्सिस इस रोड के एंड से पास हो रहा है और एंगल बना रहा है यहाँ पर 45। इस वाले के लिए भी अपन बोल रहे हैं कि ये इस रोड के एंड से पास हो रहा है और एंगल बना रहा है यहाँ पर 45। इस वाले रोड के लिए अगर मैं बात करता तो ये एंड से पास हो रहा है और एंगल बना रहा है यहाँ पर 45। इस वाली रोड के लिए भी सेम सिचुएशन है, यानी चारों रोड के लिए सेम सिचुएशन है कि ये एक्सिस रोड के एंड से पास हो रहा है और सबके लिए जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पर 45, यानी चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता। तो अपने को एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है और उसी को 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो आर ऑप्शन के लिए यहाँ पर I इज इक्वल टू एक का जब मैं लिखने जाता तो ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर 45, ये मैंने एक रोड का लिखा, इसी को अपने को 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब साइन 45 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई √2 स्क्वायर करता तो 1/2, तो यहाँ पर 2 बनता, तो ये वैल्यू बनती है यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 3 ml स्क्वायर। तो 2 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो अपना यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, यानी इसका मैच हो रहा है यहाँ पर R, यानी R वाले का अपन मैच करा देते हैं कितना यहाँ पर 4। ठीक है, अब एक लास्ट वाला बचा है
तो एस वाले के लिए जब कैलकुलेट करने जाओगे तो फिर से ये एक्सिस दोनों रोड के एंड से पास हो रहा है, दोनों रोड जो है वो 60 डिग्री का बना रही है एंगल, तो दोनों के लिए फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है, तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है और उसी को 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो I इज इक्वल टू 2 इंटू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 और उसके बाद में यहाँ पर लिखता कितना साइन स्क्वायर इंटू 30। साइन 30 का वैल्यू होता 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो एक 2 से 2 तो कैंसिल हो जाता, यहाँ पर 2 बचता, तो ये वैल्यू आती कितना यहाँ पर एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो इसका जो अपना मैच होता है वो यहाँ पर पीछे वाले में किसी में मैच हो रहा होगा, तो एम एल स्क्वायर बाई 6 ये यहाँ पर, तो ये अपन बोल देते हैं किसके लिए मैच हो रहा है यहाँ पर एस वाले के लिए। तो P के लिए मैच हुआ अपना 5 और फिर Q के लिए हुआ 1। तो P के लिए जो अपना मैच हो रहा है वो 5 और Q के लिए जो मैच हुआ था अपना ये हुआ था यहाँ पर 1। Q के लिए 1 R और S। R के लिए मैच हो रहा है अपना यहाँ पर 4th ऑप्शन और S वाले के लिए जो अपना मैच हो रहा है वो यहाँ पर S वाले के लिए जो मैच हुआ S वाले के लिए यहाँ पर 2nd, तो S वाले के लिए यहाँ पर 2nd, तो 5 1 4 2, तो 5 1 4 2, तो अपना जो आंसर मैच हो रहा है वो इस बार A ऑप्शन से यहाँ पर मैच हो रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर A ऑप्शन।